नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और कह सकते हैं डरावनी फिल्म पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। फिल्म का नाम है वेपन्स, जिसे जैक क्रेगर ने डायरेक्ट किया है। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। हाँ, और सुना है इसे काफी अच्छी शुरुआती प्रतिक्रिया मिल रही है। मतलब IMDb पर 8-10, रॉटन टोमेटोज पर भी 96% फ्रेश। काफी सॉलिड लग रहा है। बिल्कुल, और इसकी कहानी भी उतनी ही मजबूत और उलझी हुई है। ये पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे मेजब्रुक में सेट है। अच्छा, तो क्या होता है मेजब्रुक में? वहाँ एक रात ठीक 2:17 पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। एक ही प्राइमरी स्कूल की क्लास के 17 बच्चे 17 एक साथ? हाँ, 17 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, एक ही रात में, एक ही समय पर। अरे बाप रे! और कोई सुराग, कुछ पता चला? बस एक बच्चा पीछे रह जाता है, उसका नाम एलेक्स है। और जो गायब हुए बच्चे हैं, उनके भागने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। अजीब मतलब कैसे भागे वो? जैसे सिर नीचे करके, हाथ पीछे करके दौड़ना। कुछ लोगों ने इसे नारुतो रन स्टाइल कहा है। मतलब ये कोई आम बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पुलिस, उनका क्या कहना था? शक किस पर गया? शक तुरंत गया क्लास टीचर पर, जस्टिन गैंडी। जाहिर है इतने सारे बच्चे उसी की क्लास के थे। पुलिस भी हैरान थी। उनके पास इस नारुतो रन के अलावा कोई खास लीड नहीं थी शुरू में। समझ गया। तो आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे, है ना? ये जो अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी बताई गई है, उसे समझेंगे और देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। फिल्म की यही खूबी है कि वो एक ही घटना को कई लोगों की आंखों से दिखाती है और धीरे धीरे पढ़ते खुलती हैं। हाँ, तो सबसे पहले जस्टिन की बात करते हैं, जो टीचर है। उसके लिए तो ये बहुत बुरा फंसाने वाला मामला बन गया होगा। हाँ, बहुत बुरा। सोचिए, गायब हुए बच्चों के सारे माता पिता उसी पे उंगली उठा रहे थे, उसी को जिम्मेदार मान रहे थे। क्या कोई उसके साथ था? कोई उस पर यकीन कर रहा था? स्कूल के प्रिंसिपल एंड्रू मैथ्यूज, वो उसका बचाव कर रहे थे। लेकिन एक अभिभावक थे, आर्चर ग्राफ, जिनका बच्चा भी गायब हुआ था, वो जस्टिन को ही दोषी मान रहे थे। ओह, और जस्टिन खुद क्या महसूस कर रही थी? उसे कुछ अजीब नहीं लगा? उसे बहुत कुछ अजीब लगा। वो जब एलेक्स के घर गई तो उसने देखा कि एलेक्स के माता पिता बिल्कुल जैसे किसी ट्रांस में हो, अजीब सी समाधि वाली हालत में बैठे थे। ट्रांस में? मतलब होश में नहीं थे? हाँ बिल्कुल, सुध बुध खोए हुए। और तभी एलेक्स की माँ ने चुपके से जस्टिन के थोड़े से बाल काट लिए। बाल काट लिए? क्यों? ये तो और भी अजीब है। हाँ, ये सब बहुत गड़बड़ लग रहा था। और फिर जस्टिन का पुलिस ऑफिसर पॉल के साथ भी एक रिश्ता था, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि पॉल शादीशुदा था। अच्छा, एक और एंगल। और हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल मार्कस, जो पहले उसका बचाव कर रहे थे, अचानक किसी वशीकरण या ट्रांस जैसी हालत में जस्टिन पर ही हमला कर देते हैं। क्या प्रिंसिपल ने हमला किया? हाँ, एक गैस स्टेशन पर। इससे जस्टिन को ये समझ आने लगा कि ये मामला सिर्फ बच्चों के गायब होने का नहीं है, कुछ और ही भयानक चल रहा है। वो खुद भी निशाने पर है। तो ये तो जस्टिन का पर्सपेक्टिव हुआ। अब आर्चर ग्राफ की बात करते हैं। वो पिता जिसका बच्चा गायब हुआ था, वो तो जस्टिन को दोषी मान रहा था शुरू में। हाँ, शुरू में बिल्कुल गुस्से में था, दुखी था। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका नजरिया बदलने लगा। क्या किया उसने? उसने अपने बेटे मैथ्यू के भागने की जो CCTV फुटेज थी, उसे ध्यान से देखा, बार बार देखा। और फिर उसने एक नक्शा बनाया। नक्शा? किस चीज का? उसने उन सभी 17 बच्चों के भागने के रास्तों को ट्रैक किया। मतलब वो कहाँ से भागे, किस दिशा में गए। और जब उसने सारे रास्ते मैप पर जोड़े तो क्या पता चला? सारे रास्ते एक ही जगह जाकर मिल रहे थे, एलेक्स के घर की तरफ। ओह, तो मतलब शक अब एलेक्स के घर की तरफ जा रहा था। बिल्कुल। आर्चर को समझ आ गया कि जस्टिन शायद निर्दोष है। और जब उसने प्रिंसिपल मार्कस को, जो वश में थे, जस्टिन पर हमला करते हुए देखा, तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि जस्टिन भी उसी जाल में फंसी है जिसमें शायद उसका बेटा फंसा था। ये तो बड़ा टर्न है कहानी में। अब आते हैं पुलिस ऑफिसर पॉल पर। उसका क्या रोल था इस सब में, जस्टिन के साथ रिश्ते के अलावा? पॉल की कहानी भी काफी उलझी हुई है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी और जस्टिन के साथ रिश्ते के बीच फंसा हुआ था। और ड्यूटी के दौरान उसका सामना एक ड्रग एडिक्ट जेम्स से होता है। जेम्स? उसका क्या कनेक्शन है? पॉल जेम्स को पकड़ता है, शायद ड्रग्स के मामले में, लेकिन फिर अपने डैश कैम पर रिकॉर्ड हुए एक हमले की वजह से उसे जाने देता है। मामला थोड़ा संदिग्ध था। हमला? कैसा हमला? शायद पॉल ने जेम्स पर थोड़ी ज्यादा सख्ती कर दी थी, जो रिकॉर्ड हो गया, इसलिए उसे जेम्स को छोड़ना पड़ा।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, आगे क्या हुआ? बाद में यही जेम्स, वो ड्रग एडिक्ट, पुलिस को कॉल करके बच्चों के ठिकाने के बारे में बताने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसे इनाम मिलेगा। ओह, तो जेम्स को पता था बच्चे कहाँ हैं? हाँ, उसे पता था, लेकिन जब वो बताने की कोशिश करता है तो पॉल फिर उसके पीछे पड़ जाता है, शायद पुराने मामले की वजह से या किसी और कारण से। तो पॉल उसे चुप कराना चाहता था। ऐसा लगता तो है। और इस भागम भाग में अंत में पॉल और जेम्स दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं और वहां वो भी उसी अजीब वशीकरण का शिकार हो जाते हैं। क्या पुलिस वाला और वो ड्रग एडिक्ट दोनों? हाँ, दोनों उसी हर में फंस जाते हैं और किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं, जैसे वो भी अब हथियार बन गए हों। ये तो बहुत ही भयानक होता जा रहा है। जेम्स को कैसे पता चला बच्चों के बारे में? वो एलेक्स के घर क्यों गया था? जेम्स की कहानी भी अपने आप में दुखद है। वो ड्रग्स के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो एलेक्स के घर चोरी करने की नीयत से घुसा था। चोरी करने? और वहां उसने क्या देखा? उसने वही देखा जो जस्टिन ने देखा था, एलेक्स के माता पिता बिल्कुल ट्रांस में मूर्ति की तरह बैठे हुए। और फिर उसने बेसमेंट में देखा। बेसमेंट में क्या था वहां? वही 17 लापता बच्चे चुपचाप ट्रांस की हालत में छिपे हुए। हे भगवान, ये नजारा देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। बिल्कुल। और जेम्स ने सोचा कि अगर वो पुलिस को ये बता देगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन किस्मत देखो, ऑफिसर पॉल ही उसे पकड़ने आ गया और अंत में दोनों उसी जाल में फंस गए। मतलब जो भी सच के करीब जा रहा था वो खुद ही शिकार बनता जा रहा था। अब प्रिंसिपल मार्कस की बात करते हैं। वो कैसे वश में आए? वो तो पहले ठीक लग रहे थे। हाँ, मार्कस पहले जस्टिन का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर एक महिला उनसे मिलने आती है, अपना नाम ग्लेडिस बताती है और कहती है कि वो एलेक्स की चाची है। ग्लेडिस? ये नया किरदार है? हाँ, और यही शायद सारी पहेली की चाबी है। ग्लेडिस मार्कस से मिलती है और फिर एक अजीब सा काम करती है। कैसा काम? वो एक कांटेदार टहनी लेती है, शायद किसी खास पौधे की, और मार्कस के ऑफिस में जो झंडा लगा था उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेती है। इन दोनों चीजों से वो एक तरह का अनुष्ठान करती है। अनुष्ठान ऑफिस में? हाँ, और उस अनुष्ठान के बाद मार्कस पूरी तरह से ग्लेडिस के वश में आ जाते हैं। और वश में आने के बाद उन्होंने क्या किया? पहले तो घर जाकर अपने ही पति पर बेरहमी से हमला किया, बिल्कुल बिना किसी कारण के। और फिर बाद में, जैसा हमने पहले बात की, गैस स्टेशन पर जस्टिन को मारने की कोशिश की। तो ग्लेडिस ने मार्कस को एक हथियार बना दिया जस्टिन के खिलाफ। बिल्कुल। और वहीं पर मार्कस की मौत भी हो जाती है जब वो जस्टिन पर हमला कर रहे होते हैं। तो ये ग्लेडिस है कौन आखिर, और ये सब कैसे कर पा रही है? ये वशीकरण या अनुष्ठान, यहीं पर सारी कहानी का राज छुपा है ना? सही कहा। और इस राज को खोलता है वो अकेला बचा हुआ बच्चा एलेक्स। पूरी कहानी उसी के जरिए सामने आती है। एलेक्स पे सरिए कैसे? एलेक्स बताता है कि उसकी एक बहुत बूढ़ी और बीमार परदादी, जिसका नाम ग्लैडिस था, कुछ समय पहले उनके घर रहने आई थी। परदादी? लेकिन वो मार्कस से मिली तो खुद को चाची बता रही थी। हाँ, यही गड़बड़ है। वो असल में एलेक्स की परदादी होने का नाटक कर रही थी। असलियत में वो कोई प्राचीन चीज है, शायद एक चुड़ैल या कोई परजीवी जैसा प्राणी। परजीवी मतलब वो दूसरों की जीवन ऊर्जा चुराकर जिंदा रहती है और जवान बनी रहती है। जीवन ऊर्जा? ये कैसे मुमकिन है? वो एक खास किस्म के पौधे और उससे जुड़े अनुष्ठान का इस्तेमाल करती है। उसने सबसे पहले एलेक्स के माता पिता को अपने वश में किया उसी अनुष्ठान से, और धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति चूसने लगी। इसीलिए वो ट्रांस में थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा छीनी जा रही थी। बिल्कुल। और फिर ग्लैडिस ने एलेक्स को मजबूर किया। मजबूर किया? किस लिए? उसने एलेक्स से कहा कि वो अपनी क्लास के सभी बच्चों की कोई निजी चीज लेकर आए, जैसे उनके नाम के लेबल जो कपड़ों पर लगे होते हैं। बच्चों के नाम के टैग क्यों चाहिए थे उसे? उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके उसने वो बड़ा अनुष्ठान किया। उसने उन टैग्स को कांटेदार टहनियों से बांधा, उन पर अपना खून लगाया और फिर एक घंटी बजाई। और उससे क्या हुआ? उससे वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पर अपने अपने घरों से निकलकर उसी नारुतो रन स्टाइल में भागते हुए एलेक्स के घर आ गए और बेसमेंट में जाके ट्रांस अवस्था में बैठ गए। तो ग्लेडिस ने उन सबको वश में कर लिया था उन टैग्स के जरिए? हाँ, वो टैग्स एक कनेक्शन बन गए और ग्लेडिस सबको डर के माध्यम से कंट्रोल करती थी, एलेक्स को भी, उसके माता पिता को भी और उन 17 बच्चों को भी। ये अनुष्ठान थोड़ा और समझाएंगी? ये वशीकरण आखिर काम कैसे करता है? शिकार की निजी चीज चाहिए, ये तो समझ आया। फिर? हाँ, निजी चीज चाहिए, जैसे बाल, कपड़ा या वो नाम के टैग।
उसे वो अपने खास पौधे की कांटेदार टहनी से बांधती है। फिर ग्लेडिस उस टहनी पर अपना खून लगाती है, शायद उसे एक्टिवेट करने के लिए। खून अपना? हाँ, और फिर वो एक घंटी बजाती है जिससे वशीकरण पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। जिसके नाम की चीज टहनी पर बंधी है वो व्यक्ति ग्लैडिस के कंट्रोल में आ जाता है। और वो उन्हें कंट्रोल कैसे करती है? मतलब क्या करवा सकती है उनसे? वो उन्हें अपनी कठपुतली बना सकती है, उनसे अपनी सेवा करवा सकती है, या जैसा हमने मार्कस के केस में देखा, उन्हें दूसरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, एक तरह से हथियार की तरह। ओ, इसीलिए फिल्म का नाम वेपन्स है, क्योंकि लोग ही हथियार बन जाते हैं। बिल्कुल, यही लॉजिक लगता है। ग्लैडिस वश में किए लोगों को अपने दुश्मनों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे मार्कस को जस्टिन पर हमला करने भेजा। आर्चर ने भी एक सपना देखा था जिसमें एक बंदूक पर 217 लिखा था, ये भी शायद इसी तरफ इशारा करता है। ये तो बहुत ही भयावह कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये पानी और नमक वाली बात क्या थी? क्या इससे बचाव हो सकता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि अगर वश में किए गए हमलावर पर पानी फेंका जाए तो वो अस्थायी रूप से रुक सकता है। शायद पानी उस कनेक्शन को कुछ देर के लिए कमजोर कर देता है। अस्थायी रूप से? मतलब हमेशा के लिए नहीं? नहीं, हमेशा के लिए नहीं। और नमक की रेखा खींचने से शायद एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बन सकती है जिसके पार वश में किया गया व्यक्ति नहीं आ सकता। लेकिन ये भी फुल प्रूफ नहीं लगता। ग्लेडिस का नियंत्रण काफी मजबूत था। और इस सब के दौरान वो लगातार उनकी जीवन ऊर्जा सोखती रहती है। हाँ, यही उसका असली मकसद है। वश में किए गए लोग धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, उनकी लाइफ फोर्स कम होती जाती है और वो ग्लेडिस को मिलती रहती है, जिससे वो जवान और ताकतवर बनी रहती है। तो अंत में क्या होता है? क्लाइमैक्स कैसे होता है? जस्टिन और आर्चर जो अब एक साथ हैं, वो क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर एलेक्स के घर जाते हैं, क्योंकि आर्चर को पता चल गया था कि सारे सुराग वहीं जा रहे हैं। उन्हें ग्लेडिस का सामना करना था। और घर पर उनका सामना किससे होता है? उनका सामना होता है वश में किए गए पुलिस ऑफिसर पॉल और ड्रग एडिक्ट जेम्स से। वो दोनों अब ग्लैडिस के हथियार बन चुके थे और उन्होंने जस्टिन और आर्चर पर हमला कर दिया। तो जस्टिन को अपने ही मतलब पॉल से लड़ना पड़ा? हाँ, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जस्टिन को उन्हें रोकना पड़ा। और रोकने का एक ही तरीका था, उन्हें मारना, सिर में गोली मारकर। ओह, ये तो बहुत भयानक रहा होगा जस्टिन के लिए। हाँ, बहुत दर्दनाक। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो पूरी तरह ग्लैडिस के कंट्रोल में थे। तो पॉल और जेम्स मारे गए। हाँ। फिर ग्लैडिस का क्या हुआ? ग्लैडिस आर्चर को पकड़ लेती है और उसे भी वश में कर लेती है। आर्चर भी अब जस्टिन के खिलाफ हो जाता है। एक पल को लगता है कि अब सब खत्म, जस्टिन अकेली पड़ गई है। लेकिन एलेक्स तो था वहाँ, वो बच्चा। हाँ, एलेक्स, कहानी का असली हीरो वही निकलता है। उसने हिम्मत दिखाई और जो उसने ग्लैडिस को करते देखा था वही किया। मतलब? उसने क्या किया? उसने ग्लेडिस का ही विग यानी नकली बालों का गुच्छा चुपके से हासिल किया और उसे एक कांटेदार टहनी से बांधा। फिर उसने ग्लेडिस पर उसी का अनुष्ठान इस्तेमाल कर दिया। क्या बात है, बच्चे ने ग्लेडिस को ही वश में कर लिया? हाँ, उसने पासा ही पलट दिया। अब ग्लेडिस अपने ही जादू का शिकार हो गई और जैसे ही वो वश में आई, क्या हुआ? वो 17 बच्चे जो बेसमेंट में ट्रांस में थे वो एक्टिवेट हो गए। लेकिन इस बार उनका निशाना ग्लेडिस थी। वो सब ग्लेडिस के पीछे पड़ गए। 17 बच्चे एक साथ? हाँ, पूरे शहर में उसका पीछा करते हुए, और अंत में वो उसे पकड़कर खा जाते हैं। खा जाते हैं? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। एक बहुत ही भयानक अंत ग्लेडिस का। तो ग्लेडिस के मरने से सब ठीक हो गया, जादू टूट गया? हाँ, ग्लेडिस की मौत होते ही उसका सारा जादू, सारा वशीकरण खत्म हो गया। आर्चर जो अभी अभी वश में हुआ था वो तुरंत ठीक हो गया, होश में आ गया। और बाकी लोग, एलेक्स के माता पिता, वो 17 बच्चे? यहीं पर कहानी का दुखद पहलू है। जादू तो टूट गया, लेकिन जो जीवन ऊर्जा ग्लैडिस ने उनसे सोख ली थी वो वापस नहीं आई। एलेक्स के माता पिता और वो बच्चे, वो जिंदा तो थे पर लगभग बेजान, जैसे जिंदा लाशें। ओह, तो वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए? कहानी के अंत में बताया गया है कि 1 साल बाद कुछ बच्चे धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर पर उस ऊर्जा की कमी का स्थायी असर रह गया था। और एलेक्स का क्या हुआ? एलेक्स को एक दूसरी चाची के साथ रहने भेज दिया गया। उसके अपने माता पिता तो अब उसकी देखभाल करने की हालत में नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये कहानी कई अलग अलग धागों को जोड़कर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। ग्लेडिस नाम की एक परजीवी जो इंसानों को हथियार बनाकर उनकी जिंदगी छीनकर अपनी उम्र बढ़ा रही थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ हॉरर नहीं है,
बल्कि डर, नियंत्रण और किसी के शोषण के शिकार होने के बाद जो ट्रॉमा रह जाता है उसे भी दिखाती है। ग्लेडिस के मरने के बाद भी उसका असर उन लोगों पर जिंदा रहा। हाँ, ये बात तो है। फिल्म का निर्देशन और हॉरर एलिमेंट्स वाकई प्रभावी लगते हैं, जिस तरह से ये रहस्य धीरे धीरे खुलता है। और कई किरदारों के नजरिए से कहानी कहना इसे और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि दर्शक भी जस्टिन और आर्चर के साथ मिलकर पहेली के टुकड़े जोड़ रहा होता है। बिल्कुल। अंत में एक सवाल जरूर मन में रह जाता है। ग्लैडिस तो चली गई, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उस अजीब कांटेदार पौधे की उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो कहां से आया था? हाँ, ये एक अनसुलझा सवाल है। ऐसे और भी पौधे हो सकते हैं, या ग्लैडिस जैसे और भी प्राणी जो शायद इसी तरह के भयानक तरीकों से दूसरों का शोषण करके जी रहे हों, दुनिया में छुपे हुए। ये सोच ही अपने आप में काफी डरावनी है ना? कि शायद ऐसी परजीवी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। खैर, ये थी वेपन्स फिल्म की कहानी और उसका विश्लेषण। काफी गहरा और परेशान करने वाला अनुभव। हाँ, यकीनन एक यादगार हॉरर फिल्म।